आज ज्योग्राफी का दूसरा आज ज्योग्राफी का जो है दूसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा मेरी बातों को। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को जो है ज्योग्राफी सिखा दूंगा, ठीक है। जितना भी ज्योग्राफी है भारत का भूगोल A to Z मैं आपको सबसे बेहतर सिखाऊंगा, ठीक है, एकदम ध्यान से, ठीक है। चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं और हमारा दूसरा आज का सेक्शन होगा। इसमें जो है हम लोग देखेंगे, हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे भारत की स्थिति अवस्थिति के बारे में कि उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे कैसे क्या है, तो देखते हैं, चलिएगा आ जाइएगा। इसको आप लोग देखिए ध्यान से। ये भारत का मैप है और भारत का मैप है, इसमें मैं आप लोगों को अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बता रहा था कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, ठीक है। समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से अगर हम लोग देखें कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये वाली जो लाइन आप लोग देख रहे हो, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, समझेगा बात को। 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। जब 0 डिग्री देशांतर रेखा है तो मैं कहा था कि यही क्या करती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, कि यह ग्लोब को जो है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित कर देती है। तो अब इसके अनुसार हम लोग देखेंगे गोलार्ध के अनुसार, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पूर्वी गोलार्ध, और इसके इधर का क्या हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा ये। अब जब ये देख रहे हो आप लोग कि ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, पश्चिमी गोलार्ध हो गया, तो यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो इसको ग्लोब पर मैं कहा था कुछ इस प्रकार से जो है देशांतर रेखाओं को खींचा जाता है। ध्यान से समझते रहिएगा एकदम बढ़िया से। ऐसे ही ये है देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, ऐसे ही है देशांतर रेखाओं की बात की जा रही है। यह है देशांतर रेखा, ठीक, क्या है देशांतर रेखा। इसी पर हम लोगों ने अक्षांश रेखा को भी देखा। तो अक्षांश जो रेखाएं थी वो इस प्रकार से खींची गई थी, ऐसे, फिर ऐसे, अक्षांश रेखा यही खींचा गया था, समझ लीजिएगा अक्षांश रेखाओं को, ठीक है। यानी कि जो आप लोग नीले कलर का देख रहे हो ये अक्षांश है, अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक। रेड कलर से आप जो इसको देख रहे हो ये देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखा। और इसी से हम लोग बताएंगे कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। ये ग्लोब का आधा भाग मैं बना रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे बात किया जाएगा कि कितना विस्तार है इसका, ठीक है। तो अब मेरी बात को समझिएगा कि ये जो विस्तार है यानी कि ये वाला देशांतरीय विस्तार अगर देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा, ठीक। अब यहां से देखेंगे ये वाला जो अक्षांश रेखा गुजर रही है इसको बोलेंगे ठीक, और इसको बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि हम देखिएगा ध्यान से समझिएगा इसके बारे में, ठीक है।
अगर यहाँ से देख लिया जाए ये वाली लाइन, ये ऐसे, ठीक, यहाँ पर देखोगे तो 6 डिग्री यानी कि 6 डिग्री 4-5 मिनट है, ठीक। और यहीं पर आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो यहीं पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा, यहाँ लिख दे रहा हूँ उसको, ठीक है। यहीं पर स्थित है, क्या है, जो ये लाइन देख रहे हैं इसी पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर ये वाला देखोगे, ये है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। बात समझ में आ गई? तो देखिए, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की जब बात की जाएगी तो कैसे हम लोग बताएंगे। तो ये तो पूर्वी गोलार्ध हो गया, ठीक, पूर्वी गोलार्ध हो गया। अगर इसकी स्थिति की बात किया जाए तो मैं कहा था कि यह जो भारत है यह कहाँ स्थित है, तो हम लोग बताएंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब इसी के साथ साथ अब देखिएगा, इसके विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार कैसे, क्या है, कितना है। तो अब देखिएगा, अक्षांश को पहले लेते हैं, अक्षांशीय विस्तार, ध्यान से समझिएगा। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, छह डिग्री 4-5 मिनट उत्तर से, कितना भाई, 37 डिग्री 1 मिनट उत्तरी या उत्तर दिशा कर लीजिए, उत्तरी अक्षांश ये है। यहाँ से मैं एक बताया हूँ इंदिरा पॉइंट से, इसी को कभी कभी यहाँ से भी ऑप्शन में दे सकता है, तो हम बता देंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री यहाँ तक। ये हमारा इसका ये विस्तार हो गया, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिएगा, अब इसी को मिटाते हैं, लिख लिए होंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब यहाँ पे इसकी बात किया जाए, ये है देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार पूर्व में है, किधर है, पूर्व में है। तो अब इसको हम लिखते हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार कितना है भाई, देशांतरीय विस्तार को अगर हम लोग देखें तो यहां से उठाएंगे इसको, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है, पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। दिशा से खूब प्रश्न करता है, इसको भी आप लोग याद करिएगा, लिख लीजिएगा। क्लियर हो गया ये, ठीक है। इस प्रश्न को बहुत बार पूछा हुआ है, अंतर याद रखिएगा। 8 डिग्री जो 4 मिनट आप लोग देख रहे हो ये है कन्याकुमारी के पास, 6 डिग्री 4-5 जो मिनट आप लोग देख रहे हो ये इंदिरा पॉइंट यानी कि अंडमान निकोबार में देखेंगे, जो ग्रेट निकोबार है वहाँ पर स्थित है क्या, इंदिरा पॉइंट, उसी की बात कर रहा है। तो वहाँ से जो अक्षांश गुजरता है उसका नाम, वो चैनल वो क्या है, तो वो 6 डिग्री 4-5 मिनट है, ठीक है। ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात किया जाए
ठीक ना, इतना क्लियर है ना। अगर देखेंगे यहीं से आप लोग, ठीक, तो एक देशांतर रेखा गुजरती है, ध्यान से समझिएगा बात को। हो गया, यहां पर 0 डिग्री था, 0 डिग्री देशांतर, इसी को प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है, या इसी को GMT ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच टाइम लाइन भी कहा जाता है। जो कहाँ से गुजरती है, सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो यह लंदन से, यहाँ से समय का निर्धारण किया जाता है, यहाँ से समय का निर्धारण किया जाता है। निर्धारण किया जाता है, वो भी कहाँ, विश्व में, हर जगह पर विश्व में, ठीक है। तो यहीं से हम लोग देखें कि ऐसे और भी रेखाएं गुजर रही थी, ठीक है। तो अगर देखेंगे आप लोग तो यूपी, एमपी और ऐसे करके जो है, इस प्रकार से एक, ऐसे देख लीजिएगा ध्यान से एकदम से, ये लाइन है, इसको रेड कर दें, शायद आप लोगों को ना दिख रहा होगा, ये है 82.5 डिग्री, या 82 डिग्री 30 मिनट इसको बताया जाता है, ठीक है। यहां से जो है भारत के समय का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो इसी रेखा को IST कह देंगे, भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय जो है इसको कहा जाता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, इसको कहा जाता है। यह अगर देखेंगे भारतीय मानक समय, भारतीय यामोत्तर जो लाइन है, रेखा है, यह कितने राज्य से होकर के गुजरती है, तो यह जो है 5 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्य से, 5 राज्य से गुजरती है। 5 राज्य को देखेंगे तो कौन कौन सा राज्य है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश, दूसरे की बात कर दिया जाएगी यहाँ पे, ये है MP, इसके बाद इसको देखा जाए, तीसरे में ये है छत्तीसगढ़, आप लोग अपने तरीका से छत्तीसगढ़ लिख लीजिएगा, ये हमारा है छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके बाद देखेंगे चौथा पे उड़ीसा है, ठीक। इसके बाद इसको देखा जाए, पांचवा ये है आंध्र प्रदेश। देखा ना, भारतीय मानक समय जो रेखा है, यह भारत के जो है 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। जो कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो हम बताएंगे उत्तर प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। यूपी में देखा जाए, अगर यूपी में कहाँ से, तो जो नैनी आप लोग देख रहे हो, प्रयागराज का नैनी, प्रयागराज, वहाँ से इसी के बगल में आपको दिखाई देगा मिर्ज़ापुर, यहीं से हो करके जो है यह रेखा गुजरती है, ठीक है। अब देखिएगा 0 डिग्री और 82.5 डिग्री के मध्य अगर देखा जाए, ठीक है, तो लगभग अगर देखा जाए तो लगभग अगर इसके आसपास, ठीक है, तो ये जो होता है समय कितना आगे, देखिए पूरब में होता है, वो प्लस में होता है, यह आगे होता है, ठीक है। तो यह जो है, जो भारत में जो समय रेखा है,
यह जो है 5.5 घंटा क्या है, आगे है। यानी कि जो लंदन का जीएमटी से देखेंगे, जीएमटी से जो है आईएसटी जो है यह 5.5 घंटा क्या है, आगे है। इस पॉइंट को भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हो गया इतना। चलिए आगे चलते हैं। जैसे हम लोगों ने ग्लोब को देखा, ध्यान से समझिएगा बात को। अब आते हैं, हम आप लोगों को समझाते हैं ग्लोब के परिप्रेक्ष्य में। तो ध्यान से समझ लीजिएगा ग्लोब के बारे में। अगर ऐसे हमारा ग्लोब बन रहा है, ठीक है, ग्लोब, तो यहाँ से एक रेखा थी, यहाँ पे एक रेखा थी, और यहाँ पे एक रेखा बनाते हैं और समझते हैं कि यह है क्या चीज़। इसको मैं बता दिया था 0 डिग्री देशांतर, इसको बताएंगे 23.5 डिग्री। ठीक है, ये साउथ हो जाएगा, ओह सॉरी, नॉर्थ हो जाएगा, ये 23.5 डिग्री साउथ हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा बोलते हैं। इसको विषुवत रेखा मैंने बता दिया है आपको कि इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। समझिएगा बात को। अगर सूर्य के प्रकाश की बात किया जाए तो सूर्य का प्रकाश जो है सर्वाधिक इसी क्षेत्र पर पड़ता है, सीधा पड़ता है। जब सीधा पड़ता है तो सूर्य का प्रकाश जब सीधा पड़ता है इस पर, तो इसी कारण अगर देखेंगे तो यहाँ पर ताप सर्वाधिक पाया जाता है। ध्यान समझिएगा, जब यहाँ पर ताप सर्वाधिक पाया जाएगा तो ताप अधिक होने के वजह से यहाँ पर जलीय क्षेत्रों में जो है ताप जब ज़्यादा होगा तब जा कर के जो है ये यहाँ पर वाष्पीकरण की क्रिया होगी। जब वाष्पीकरण की क्रिया होगी तो यहीं पर जो है जल वाष्प बन करके ऊपर उड़ जाएगा और संघनन के माध्यम से जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी। तो बरसात के मौसम में अगर आप लोग देखोगे तो जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर, या हम लोगों के समय में, हम लोगों के ही क्षेत्र में देख लीजिए, जब खूब वर्षा होती है तो खूब जो घास फूस, बहुत ज़्यादा वनस्पतियाँ जो है, विभिन्न प्रकार के खर और जो है हम लोग को दिखाई देने लगते हैं, पूरा हरियाली दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि विषुवत रेखा पर भी जो है सर्वाधिक ताप होता है, और सर्वाधिक ताप होने के वजह से यहाँ पर जो है जल का वाष्पीकरण होता है, और जब जल का वाष्पीकरण होता है तो संघनन के माध्यम से यहीं पर वर्षा हो जाती है। तो यहाँ पर ताप जब सर्वाधिक है तो वर्षा भी यहाँ पे क्या होगी, सर्वाधिक होगी। तो यहाँ पर जब वर्षा सर्वाधिक होती है तो यहाँ पर जो है सदाबहारी वृक्ष पाए जाते हैं। कैसे वृक्ष पाए जाएंगे, यहाँ पे सदाबहारी वृक्ष पाए जाएंगे। सदाबहार कह दीजिए, सदाबहार वृक्ष जो है पाए जाएंगे। जब सदाबहार वृक्ष पाए जा रहे हैं, बरहमास वो हरे भरे रहते हैं, तो इसमें जो है दलदली क्षेत्र भी पाया जाएगा। जब दलदली क्षेत्र भी पाया जा रहा है, सदाबहार वृक्ष भी पाए जा रहे हैं, तो इसी क्षेत्र में जो है सर्वाधिक जो है जैव विविधता भी देखने के लिए मिलेगी। जैव विविधता सर्वाधिक देखने के लिए मिलती है। तो समझिएगा बात को। ये वाला जो क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जब सर्वाधिक ताप है तो गर्मी होगी। क्या होगी, गर्मी होगा। तो इसको जो है अगर देखा जाइए, इसकी बात किया जाए, यानी कि कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर ताप सर्वाधिक होता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो पूछा जाता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, तो बताएंगे कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के क्षेत्र की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसी में पाया जाता है। अगर देखिए सर्वाधिक ताप की बात किया जाएगा तो सर्वाधिक ताप कहाँ पाया जाएगा, ये तीनों में। अगर ऑप्शन दिया हुआ है तीनों का, तो तीनों में सर्वाधिक ताप कहाँ पाया जाएगा, विषुवत
रेखा पर ही पाया जाएगा। जैव विविधता कहाँ सर्वाधिक पाई जाएगी? यहीं पे पाया जाएगा। सदाबहार वृक्ष कहाँ पाए जाएंगे? सर्वाधिक इसी क्षेत्र में पाया जाएगा। ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट को जो है आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कर्क रेखा की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, कर्क रेखा की बात किया जाए तो कर्क रेखा को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो कर्क रेखा क्या है? यह है कर्क रेखा। कर्क रेखा हेडिंग करिएगा, कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। कर्क रेखा की अगर बात किया जाए तो कर्क रेखा जो है भारत को, कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। कितने भागों में? लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। तो जब 2 बराबर भाग में विभाजित कर देती है तो कर्क रेखा के ऊपर का क्षेत्र अगर देखेंगे तो यह हो जाता है उपोष्ण। क्या हो जाता है? उपोष्ण हो जाता है। नीचे वाला क्या हो जाता है? उष्ण हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री नीचे, कर्क रेखा के नीचे अगर देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि मैं आपको बताया हूं कि कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वह उष्णकटिबंधीय होता है। यहाँ पर ताप सर्वाधिक होता है। ठीक, ताप सर्वाधिक होने से इस यानी कि इसके नीचे वाले जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? काले पाए जाते हैं। ठीक है, काले। ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर मैंने लिख दिया उपोष्ण। उपोष्ण का मतलब ये हो गया कि यहाँ हिमालय आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ठंड भी पड़ती है और इसके ऊपर देखेंगे तो गर्मी भी पड़ती है, और ठंडा और गर्मी का मिक्स ही क्या है? उपोष्ण है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है कर्क रेखा जो है पूछा जाता है कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। ध्यान से समझिएगा, कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, बहुत बार प्रश्न किया गया है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो सबसे पहले कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है इसको देखा जाएगा, यानी कि 23.5 डिग्री। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुजरात को, क्रम से लिखना है गुजरात को। इसके बाद कौन है? राजस्थान है। इसके बाद कौन है? मध्य प्रदेश है। इसके बाद क्या है? छत्तीसगढ़ है। इसके बाद क्या है? झारखंड है। इसके बाद क्या है? पश्चिम बंगाल है। इसके बाद अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के बाद बात करें तो ये है त्रिपुरा। इसके बाद क्या है? मिजोरम। ठीक है, ये है। ठीक है, इतने राज्यों से होकर के जो है यह गुजरती, यानी कि हम कह सकते हैं टोटल कितने राज्य से होकर के गुजर रही है कर्क रेखा? तो आप लोग बताओगे टोटल जो है 8 राज्यों से होकर के जो है कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के? 8 राज्यों से होकर के जो है कर्क रेखा गुजरती है। अगर सर्वाधिक विस्तार की बात किया जाए, ठीक है, तो कर्क रेखा की जो लंबाई है, कर्क रेखा की लंबाई जो सबसे अधिक है, सबसे अधिक लंबी है यह, यानी कि लंबाई यहाँ पे सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक लंबा है यहाँ पर, या लंबी का सबसे अधिक लंबा, यानी कि सबसे अधिक लंबाई। ठीक है, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई लिख लीजिएगा, पॉइंट कीजिएगा। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में, दूसरा पॉइंट, तथा सबसे कम जो लंबाई है वो राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। अब देखिएगा, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। क्या है? रांची। तो झारखंड की राजधानी जो रांची है वह, पॉइंट लिखते रहेगा, वह
रांची से होकर के गुजरती है, यानी कि झारखंड की जो राजधानी रांची है यहीं से होकर के जो है यह कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि इस कर्क रेखा पर स्थित यह क्या है, राजधानी है। क्या है, राजधानी है झारखंड की, ठीक है, कर्क रेखा पर ही स्थित है। अगर बात किया जाए गांधीनगर, ठीक है, और इसकी बात किया जाएगा जयपुर की, ठीक है, तो इसके पास से होकर के गुजरती है। गांधीनगर और जयपुर, नहीं सॉरी, जयपुर नहीं है, सॉरी, गांधीनगर और मध्य प्रदेश का, गांधीनगर और, एक मिनट, ये है गांधीनगर और अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक, गांधीनगर और, चलिए आइएगा लिख लीजिएगा, पॉइंट कीजिएगा, गांधीनगर और भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यानी कि गांधीनगर और भोपाल के पास से हो करके जो है यह लाइन गुजरती है, ठीक है, यह भी पॉइंट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा, आप लोग जो है ज़रूर कमेंट में जो है, कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इतना तो है, मैं आप लोगों को से मतलब आप लोगों को जब गारंटी दिया है तो मैं आप लोगों को जो है ज्योग्राफी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ इस कक्षा में जो है बने रहिए, इस क्लास को देखिए बार बार आप लोग, और जहाँ पर डाउट हो वहाँ पर आप लोग जो है कमेंट करके जो है हमारे यहाँ मतलब कि कमेंट कर देंगे या कमेंट कर दे रहे हैं तो मैं उस कमेंट को देख लूँगा और देखने के बाद आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दे दूँगा, ठीक है। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आप लोगों को यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर इसके पूरे क्षेत्रफल की बात कर दूं मैं, तो इसका जो पूरा क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग जो है इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है करते रहिएगा, ठीक है। सिर्फ वीडियो आप लोग देख रहे हैं लेकिन जो है आप लोग जो है इसको ना शेयर कर रहे हो ना सब्सक्राइब कर रहे हो, ठीक है। धन्यवाद।